अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं नईम बुखारी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली लेक्चर है आज का, वो है डोनर फिलोबॉटमी से रिलेटेड। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डोनर फिलोबॉटमी। सो लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन कि डोनर फिलोबॉटमी है क्या, फिर कौन कौन से मेथड्स हैं डोनर फिलोबॉटमी के लिए, फिर साइट्स ऑफ फिलोबॉटमी। डोनर फिलोबॉटमी के लिए कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ से फिलोबॉटमी हम परफॉर्म कर सकते हैं, साइट एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए हमें, प्रोसीजर क्या है और पोस्ट डोनेशन केयर क्या है, और फिर कंक्लूजन की तरफ इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हम आज जाके देखेंगे कि बेसिकली डोनर फिलोबॉटमी है क्या, बेसिक उसकी डेफिनेशन क्या है और डोनर फिलोबॉटमी के कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो ग्रीक वर्ड्स फिलबा और फिर टॉमी, ये दो वर्ड्स हैं। फिलोबॉटमी जैसे ना, फिलबा और टॉमी दो वर्ड्स हैं। तो ग्रीक वर्ड्स हैं। द मीनिंग ऑफ फिलबा मीन्स वेन एंड टॉमी मीन्स टू मेक एन इंसिजन ऑफ, कि कहीं पे आपने प्रिक करना है, किसी वेन में प्रिक करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिलोबॉटमी कहते हैं। ठीक है, किसी वेन में प्रिक करने के प्रोसेस को या इंसिशन बनाने के प्रोसेस को फिलोबॉटमी कहेंगे। डन बाय अ ट्रेन फिलोबॉटमिस्ट। और हमेशा फिलोबॉटमी कौन करेगा, वो होंगे हमारे पास ट्रेन फिलोबॉटमिस्ट। तो ट्रेन होना आपका, यू आर नॉट ट्रेन इट्स मीन यू आर नॉट गोइंग टू और यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म द फिलोबॉटमी एज वेल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या डोनर फिलोबॉटमिस्ट किसी को इंजेक्शन लगा सकता है? सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। फिलोबॉटमिस्ट किसी को इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इंजेक्शन, मतलब ऑफिशियली तौर पे या जैसे हम कहें कि प्रोफेशनली उसको अलाउ नहीं है कि वो जो फिलोबॉटमिस्ट है वो किसी को इंजेक्शन भी लगाए। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फर्दर लेबॉर्ट्री टेस्ट फॉर क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड हेल्थ असेसमेंट। तो समटाइम फिलोबॉटमी इस वजह से भी की जाती है कि ताकि लेबॉर्ट्री टेस्ट परफॉर्म किए जाएँ और उसकी हेल्थ को असेस किया जाए किसी भी इंडिविजुअल की। आर्टीरियल ब्लड गैसेज, समटाइम्स हम फिलोबॉटमी इस वजह से भी करते हैं टू डिटरमाइन द आर्टीरियल ब्लड गैसेज एंड देयर लेवल एज वेल। ओके, फर्दर और आर्टीरियल ब्लड गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वगैरह आ जाती हैं। न्यूनेटल एंड पीडियाट्रिक ब्लड सैम्पलिंग, दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो न्यूनेट्स होते हैं दियर वेन्स आर यूजली नॉट विजिबल, सो दैट्स वाई वी चूज़ डिफरेंट साइट्स फॉर द पंक्चर। और उनमें हील प्रिक आ जाता है। हील मीन्स आप उसकी जो पाँव की जो एड़ी होती है बेसिकली वहाँ पे आप प्रिक करते हैं। और स्काल्प वेन्स इन द पीडियाट्रिक्स, तो पीडियाट्रिक्स वार्ड्स जो होती हैं वहाँ पे बेसिकली स्काल्प, सर में उसकी जो खोपड़ी है वहाँ पे बेसिकली आप प्रिक करते हैं ताकि वहाँ पे, क्योंकि कुछ जो वेन्स होती हैं वो विजिबल होती हैं ताकि आप वहाँ से ब्लड कलेक्ट कर सकें इन केसेस ऑफ न्यूनेट्स। Further methods mean what are the methods which we can use for the phlebotomy, so we will discuss one by one. Capillary sampling method. Capillary sampling, in capillary sampling method you use usually a capillary tube, और फिंगर पे भी आप प्रिक कर सकते हैं, हील प्रिक करते हैं रेयर केसेस में, और फिर ईयर लोब पे भी पंक्चर किया जाता है और फिर वहाँ पे आपके पास कैपिलरी ट्यूब होती है जिससे आप ब्लड कलेक्ट कर रहे होते हैं। टेस्टिंग ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल्स बिफोर डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन, आप क्या करते हैं कि एचबी लेवल देखते हैं। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ग्लूकोज लेवल भी देखा जाता है। और फिर रैपिड टेस्ट फॉर HIV, मलेरिया या HIV या सिफिलिस के टेस्ट, ये हमने ऑलरेडी स्क्रीनिंग में पढ़ चुके हैं। ब्लड कलेक्शन, रूटीन ब्लड कलेक्शन होती है और थेराप्यूटिक फिलोबॉटमी होती है। रूटीन ब्लड कलेक्शन जैसे आप रूटीन का प्रोसेस है उसमें ब्लड कलेक्ट करते हैं बाय चूजिंग ऑफ क्यूबाइटल फोसा वेन। बट थेराप्यूटिक फिलोबॉटमी इज़ अ डिफरेंट थिंग। थेराप्यूटिक फिलोबॉटमी की जब आप किसी का ब्लड कलेक्ट करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ टू असेस द इफेक्ट्स ऑफ सर्टन ड्रग्स, कि कुछ ड्रग्स का इफेक्ट भी देखा जाता है या कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको ड्रग दी जाती हैं और फिर उनका ब्लड कलेक्ट किया जाता है, तो देयर वुड बी अ डिफरेंट प्रोसेस। एक एग्जांपल कोट करता चाहूँ कि इफ़ पेशेंट इज़ ऑन radiotherapy and chemotherapy, if you will be able to collect the blood from people who are on chemotherapy, there would be a different protocol for you people, because chemotherapy पे जो लोग होते हैं उनकी वेन बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो आप ब्लड कलेक्ट रूटीन प्रोसेस से नहीं कर सकते। इट टेक्स समटाइम्स 1 hour फॉर यू जस्ट टू एग्जामिन द वेन्स एंड देन choose the method how you can collect the blood, so it's very difficult to collect the blood from chemotherapeutic patients. So उसके लिए फिर आपको एडवांस स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं, जिसमें ये होता है कि आप समटाइम्स एक तो ब्रीफली उसका एग्ज़ाम करते हैं और एग्ज़ाम करने के बाद एग्जैक्ट वेन लोकेशन, यू यूजली टेक सम मोर टाइम टू लोकेट अ राइट वेन फॉर द फिलोबॉटमी। ओके, फर्दर साइट ऑफ फिलोबॉटमी कि कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ से आप ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। यूजली क्यूबाइटल फोसा इज चोजन एज द वेन एज इट इज़ पैलेपेबल
palpable or and required volume of blood can be easily drawn from this vein. जो आपके पास क्यूबाइटल फोसा है, ये बहुत मतलब विजिबल वेन होती है जहाँ से आप इजीली ब्लड ले सकते हैं. एग्जामिनेशन ऑफ द एरिया चोजन फॉर द वेनिपंक्चर, आपने क्या करना है कि उस एरिया को एग्ज़ाम भी करना है जहाँ पे आप वेनिपंक्चर करने जा रहे हैं, कि जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसका एग्ज़ाम करना है. शुड हैव नो लोकल इन्फेक्शंस, वहाँ पे देखना है कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुए हुए. अगर इन्फेक्शन है कोई क्यूबाइटल फोसा वेन की करीब करीब, तो आपने थोड़ा जो बाकी वेन्स हैं जो हमारे पास मीडियन वेन्स आएंगी, मीडियल वेन्स आएंगी, वहाँ से किसी दूसरी वेन को हम चूज़ कर सकते हैं फॉर द पंक्चर. और मैं वो वेन्स आपको फर्दर बता भी देता हूँ आगे. जैसे यहाँ पे आप देखें तो सिफेलिक वेन है. समटाइम्स वी आल्सो प्रिक द सिफेलिक वेन्स फॉर द ब्लड कलेक्शन, बट दिस इज़ नॉट अ राइट चॉइस. फर्दर बाइसेप ब्रांकाई, बेसिलिक वेन्स भी हैं आपके पास. यहाँ पे ये वाली वेन, ये बेसिकली यहाँ पे होती हैं, ये बारीक सी आपको नज़र आ रही होंगी, तो हम इनको भी पिक करते हैं, लेकिन ये भी एक राइट चॉइस नहीं है. द राइट चॉइस फॉर यू गाइज इज़ टू prick the median cubital vein. This is actually the vein from where you can prick. Cephalic veins are also visible. Sometimes we prick these veins as well for the blood collection, but this is also not right choice. And median vein of forearm, these veins are also pricked sometimes, but this cannot be considered final and a good choice for the blood collection. Cubital fossa vein is actually the best site from where you can collect the blood. Site examination, so you need to examine this site actually, okay, means you need to examine this site prior to blood collection or prior to prick. And how you can examine, check the site as professional donors. ये देखना है कि वो कोई रेगुलर डोनर तो नहीं है, प्रोफेशनल डोनर तो नहीं है कि उसको पहले भी यहाँ पे प्रिक हो गया, तो आपने उसी सेम जगह पे प्रिक नहीं करना जहाँ पे पहले उसको प्रिक हुआ है, बल्कि यू कैन चूज अनदर ऑप्शन. सपोज here I will explain. Suppose someone pricked over here, you can means choose another option. You can prick here or you can prick here. You can choose another. Even you can prick over here if there are number of pricks in the cubital fossa vein. You can prick in the cephalic vein. Okay, this is the right choice if depending on the patients. Okay, sometimes professional donors and drug abusers will have multiple punctures. तो drug abuser जो खुद को इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी पंक्चर्स होते हैं, तो इस वजह से आपने ये इस बात का ख्याल रखना है और किसी दूसरी वेन को ही पंक्चर करना है जहाँ पे पहले वहाँ पे पंक्चर नहीं हुआ. Collection is a sterile process. No surgical environment should be maintained. आपने ये देखना है कि जो स्टीराइल प्रोसीजर है कि वहाँ पे आपके इर्द गिर्द कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट्स नहीं होंगे या सर्जिकल इन्वायरमेंट ना हो गया, आपने वहीं पे टिश्यूज़ पड़े हुए हैं और बहुत सारे पुराना ब्लड पड़ा हुआ हो, तो इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने एक स्टीराइल इन्वायरमेंट मेंटेन करना है. बोथ द फ्लोबोटमिस्ट एंड डोनर शुड फॉलो द हैंड वॉशिंग प्रोसीजर्स. तो फ्लोबोटमिस्ट को भी चाहिए और डोनर को भी, वो भी अपने हाथ प्रॉपर धोएं, क्योंकि ड्यूरिंग the blood collection there would be chances of interaction upon the site of examination or site of blood collection, and the contamination will lead towards the contamination of the blood. Vein selections means which vein you can select for the blood collection. Often the best vein to use are not the ones seen most easily. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या करते हैं कि वो वाली वेन जो हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, हम कहते हैं कि यही जो वेन है इसी से ब्लड कलेक्ट करना चाहिए, बल्कि नहीं. You should make all your approaches to reach the cubital fossa vein first. So those veins who are visible, these veins cannot be considered final for the blood collection. Okay. Further हम क्या कहते हैं next. Okay, differences in anatomy of arms among donors may cause problems in proper vein selection. जो डोनर्स की एनाटमी है, मतलब किसी के बाजू का साइज़ ज़्यादा होगा या फिर किसी का जो मस्कुलर मास है वहाँ पे वो ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो हमारे पास वेन्स हैं उनकी लोकेशन वेरी करेगी. वेन सिलेक्शन भी हमें प्रॉपर देख के करनी पड़ेगी, ठीक है. तो मीन्स वी नीड टू ऑब्जर्व दिस थिंग. वेन लोकेशन में डिफर फ्रॉम डोनर टू डोनर. तो वेन की लोकेशन यही बात हो रही है कि डोनर टू डोनर वेरी करेगी. It is essential for the phlebotomist to know the general anatomy of arm. तो ये बहुत जानना ज़रूरी है, general anatomy. This one, if you are able to know this general anatomy of the donor arm, this is good. Means you should know about all these veins which are present. Then you can even make the choices which one vein you should select. आप डिफरेंट चॉइसेस बनाएंगे. अगर ये पंक्चर्ड है तो यू कैन प्रेफर दिस वन, ओके, देन यू कैन प्रेफर दिस वन. So preferring veins will be a facilitated process for you guys. Equipments and materials required in donation room. What kind of equipments are required? Donor couch,
डोनर कोच एक्चुअली मीन्स जो बेडरूम है आपके पास, जहाँ पे या आपके पास जो चेयर है या प्रॉपर जहाँ पे आप डोनर का ब्लड लेंगे। फिर ब्लड बैग्स होने चाहिए आपके पास और ब्लड कलेक्शन मिक्सर। तो आपके पास कलेक्शन मिक्सर जो इस ब्लड में बैग में आप ब्लड कलेक्ट करें तो आपके पास कलेक्शन मिक्सर भी होना चाहिए। अगर कलेक्शन मिक्सर नहीं होगा तो आपके पास ब्लड कोगुलेट हो जाएगा। नीडल डिस्ट्रॉयर के जो नीडल आप यूज़ कर चुके हैं बेसिकली उन नीडल्स को डिस्ट्रॉय भी करना होता है, तो नीडल डिस्ट्रॉयर भी होना चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन के या किसी को प्रिक ना हो जाए, फर्दर इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के चांसेस ना हो। ट्यूब सीलर, जो ट्यूब है बेसिकली आपने जिससे प्रिक किया हुआ है उसको बेसिकली जब आपने वहाँ से नीडल हटा दी तो उसको सील करने के लिए भी आपके पास सीलर मौजूद होना चाहिए। फर्दर सील मतलब लगाते हैं आप उसको बंद करते हैं वहाँ पे। अल्कोहल स्वैब्स होने चाहिए, स्ट्रिपर्स होने चाहिए, स्पिरिट एंड आयोडीन एंड बीपी इंस्ट्रूमेंट्स। दीज ऑल आर द एसेंशियल इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डोनर ब्लड कलेक्शन। प्रिपरेशन ऑफ द साइट एरिया मीन्स किस तरह से आपने उस साइट एरिया को प्रिपेयर करना है जहाँ से आप ब्लड कलेक्ट करें। बीपी कफ शुड बी टाई एंड प्रेशर मस्ट बी मेंटेन एट 40 to 60 mm ऑफ मर्करी। तो जो प्रेशर है बेसिकली टॉर्निक्यूट की बात हो रही है। टॉर्निक्यूट आपने इतना ही प्रेशर से मेंटेन करना है वहाँ पे कि वो 40 से जो 60 mm ऑफ मर्करी इतना प्रेशर इंसर्ट की। इससे ज़्यादा अगर प्रेशर आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इससे ये होगा कि ब्लड की जो कॉन्टीन्यूटी है दैट वुड बी डिस्टर्ब एंड ब्लड विल नॉट बी प्रॉपरली फ्लोइंग देयर और आपके पास ब्लड कलेक्ट भी नहीं होगा। फर्दर टॉर्निक्यूट शुड बी यूज्ड केयरफुली। गॉट द आइडिया? नो लोकल एनेस्थीसिया ड्रग्स नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड। ओके, important one. If patient says or donor says I want to escape from the pain and I need some anesthesia, so this is not a valid approach. You are not allowed to go for the anesthesia administration prior to blood collection. If you will administer the anesthesia, it will lead towards the consequences and it will impact the quality of blood and its products as well, which you are going to collect from the donor. Okay, next, cleaning the area. You need to clean the area. डिफ्लेट द कफ एंड क्लीन द एरिया सेलेक्टेड। डिफ्लेट मीन्स यहाँ से कफ आपने हटाना है और यहाँ पे जो एरिया है बेसिकली इसको क्या करना है, क्लीन करना है। और कैसे क्लीन करना है? स्पिरिट, अल्कोहल स्वैब्स एंड आयोडीन शुड बी यूज्ड। आप क्या कर सकते हैं कि स्पिरिट यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल स्वैब यूज़ कर सकते हैं या आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन एक्चुअली नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा को भी किल करता है, इस वजह से आयोडीन सॉल्यूशन इज़ मोस्ट रिकमेंडेड वन। Clean 4 to 5 centimeter area in concentric centrifugal pattern, concentric rings जिस तरह कहते हैं। तो इस तरह concentric rings मीन्स जो लाइन्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। इस तरह इक्वल डिस्टेंस पे आपने उसको रोटेट करने हैं और जिससे ये होगा कि वो एरिया आपने क्लीन करना है। ये ना हो कि आप ऐसे से उसको क्लीन करना स्टार्ट करें। दिस इज़ नॉट अ वैलिड अप्रोच। दिस इज़ अ वैलिड अप्रोच एक्चुअली टू किल or to disinfect a particular site of blood collection. फर्दर डू नॉट टच द क्लीन एरिया आफ्टर प्रिपरेशन। जब आपने एक एरिया प्रिपेयर कर दिया तो उसको दोबारा टच ना करें बिकॉज देयर वुड बी चांसेस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिशन वंस यू विल टच द क्लीन एरिया।